तमाशा। सआदत हसन मंटो। 2-3 रोज से हवाई जहाज स्याह उकाबों की तरह पर फैलाए खामोश फिजा में मंडरा रहे थे, जैसे वे किसी शिकार की तलाश में हों। सुर्ख आंधियां वक्त बेवक्त किसी आने वाले खूनी हादसे का पैगाम ला रही थीं। सुनसान बाजारों में सशस्त्र पुलिस की गश्त एक अजीब भयावह समा पेश कर रही थी। वे बाजार जो आज से कुछ अरसे पहले लोगों के हुजूम से भरे हुआ करते थे, अब किसी नामालूम खौफ की वजह से सूने पड़े थे। शहर की फिजा पर एक रहस्यमयी खामोशी छाई हुई थी और भयानक खौफ राज कर रहा था। खालिद घर की खामोश और स्तब्ध फिजा से सहमा हुआ अपने वालिद के करीब बैठा बातें कर रहा था। अब्बा, आप मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने देते? बेटा, आज स्कूल में छुट्टी है। मास्टर साहब ने तो हमें बताया ही नहीं। वह तो कल कह रहे थे कि जो लड़का आज स्कूल का काम खत्म करके अपनी कॉपी नहीं दिखलाएगा, उसे सख्त सजा दी जाएगी। वह बताना भूल गए होंगे। आपके दफ्तर में छुट्टी होगी? हाँ, हमारा दफ्तर भी आज बंद है। चलो, अच्छा हुआ, आज आपसे कोई अच्छी सी कहानी सुनूंगा। ये बातें हो रही थीं कि 3-4 जहाज चीखते हुए उनके सर पर से गुजर गए। खालिद उनको देखकर बहुत भयभीत हो गया। वह 3-4 रोज से इन जहाजों को गौर से देख रहा था, मगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। वह हैरान था कि ये जहाज सारा दिन धूप में क्यों चक्कर लगाते रहते हैं। वह उनकी रोजाना की गतिविधि से तंग आकर बोला, अब्बा, मुझे इन जहाजों से सख्त खौफ मालूम हो रहा है। आप इनके चलाने वालों से पहले कह दें कि वे हमारे घर से ना गुजरा करें। खौफ? कहीं पागल तो नहीं हो गए खालिद? अब्बा, ये जहाज बहुत खौफनाक हैं। आप नहीं जानते, ये किसी न किसी दिन हमारे घर पर गोला फेंक देंगे। कल सुबह मामा अम्मी जान से कह रहे थे कि इन जहाज वालों के पास बहुत से गोले हैं। अब्बा, अगर उन्होंने इस किस्म की कोई शरारत की तो याद रखें, मेरे पास भी एक बंदूक है, वही जो आपने मुझे पिछली ईद पर लाकर दी थी। खालिद के अब्बा ने अपने लड़के के गैर मामूली साहस पर हंसते हुए कहा, मामा तो पागल हैं। मैं उनसे दरियाफ्त करूंगा कि वे घर में ऐसी बातें क्यों करते हैं। इत्मीनान रखो, वे ऐसी बात कभी नहीं करेंगे। अपने वालिद से रुखसत होकर खालिद अपने कमरे में चला गया और हवाई बंदूक निकालकर निशाने लगाने का अभ्यास करने लगा, ताकि किसी रोज हवाई जहाज वाले गोले फेंके तो उसका निशाना न चूक जाए और वह पूरी तरह बदला ले सके। काश प्रतिशोध का यही नन्हा जज्बा हर शख्स में पैदा हो जाए। इसी अरसे में जबकि एक नन्हा बच्चा अपना बदला लेने की फिक्र में डूबा हुआ तरह तरह के मंसूबे बांध रहा था, घर के दूसरे हिस्से में खालिद का अब्बा अपनी बीवी के पास बैठा हुआ मामा को हिदायत कर रहा था कि वह आगे से घर में इस किस्म की कोई बात न करें जिससे खालिद को दहशत हो। मामा और बीबी को इस किस्म की ताकीद करके वह अभी बड़े दरवाजे से बाहर जा रहा था कि खादिम एक भयानक खबर लाया कि शहर के लोग बादशाह के मना करने पर भी शाम के करीब एक आम जलसा करने वाले हैं और यह आशा की जाती है कि कोई न कोई दुर्घटना जरूर पेश आकर रहेगी। खालिद का अब्बा यह खबर सुनकर बहुत खौफजदा हुआ। अब उसे यकीन हो गया कि माहौल का गैर मामूली सुकून, जहाजों की उड़ान, बाजारों में सशस्त्र पुलिस की गश्त, लोगों के चेहरों पर उदासी का आलम और खूनी आंधियों की आमद किसी खौफनाक हादसे के आसार थे। वह हादसा किस किस्म का होगा, यह खालिद के अब्बा की तरह किसी को भी मालूम नहीं था, मगर फिर भी सारा शहर किसी नामालूम खौफ से लिपटा हुआ था। बाजार जाने के ख्याल को तर्क करके खालिद का अब्बा अभी कपड़े भी नहीं बदल पाया था कि जहाजों का शोर बुलंद हुआ। वह सहम गया। उसे लगा जैसे सैकड़ों इंसान एक सी आवाज में दर्द की मार से करहा रहे हैं। खालिद जहाजों का शोर सुनकर अपनी हवाई बंदूक संभालता हुआ कमरे से बाहर दौड़ आया और उन्हें गौर से देखने लगा, ताकि वे जिस वक्त गोला फेंकने लगे तो वह अपनी हवाई बंदूक की मदद से उन्हें नीचे गिरा दे। इस वक्त इस 6 साला बच्चे के चेहरे पर मजबूत इरादा और दृढ़ निश्चय के लक्षण प्रकट थे, जो कम हकीकत बंदूक का खिलौना हाथ में थामे एक वीर सिपाही को शर्मिंदा कर रहा था। मालूम होता था कि वह आज इस चीज को जो उसे अरसे से खौफजदा कर रही थी मिटाने पर तुला हुआ है।
खालिद के देखते देखते एक जहाज से कुछ चीज गिरी, जो कागज के छोटे छोटे टुकड़ों के समान थी। गिरते ही वे टुकड़े हवा में पतंगों की तरह उड़ने लगे। इनमें से चंद खालिद के मकान की छत पर भी गिरे। खालिद भागता हुआ ऊपर गया और कागज उठाकर अपने वालिद के पास ले गया। अब्बा जी, मामा सचमुच झूठ बक रहे थे। जहाज वालों ने तो गोलों की बजाय ये कागज फेंके हैं। खालिद के बाप ने वह कागज लेकर पढ़ना शुरू किया तो रंग जर्द हो गया। होने वाले हादसे की तस्वीर अब उसे साफ तौर पर नजर आने लगी। उस इश्तिहार में साफ लिखा था कि बादशाह किसी को जलसा करने की इजाजत नहीं देता, और अगर उसकी मर्जी के खिलाफ कोई जलसा किया गया तो अंजाम की जिम्मेदार स्वयं जनता होगी। अपने वालिद को इश्तिहार पढ़ने के बाद इस कदर हैरान देखकर खालिद ने घबराते हुए पूछा, इस कागज में यह तो नहीं लिखा कि वे हमारे घर पर गोले फेंकेंगे? खालिद, इस वक्त तुम जाओ जाओ अपनी बंदूक के साथ खेलो। मगर इसमें लिखा क्या है? लिखा है आज शाम को एक तमाशा होगा। खालिद के बाप ने गुफ्तगू को अधिक बढ़ाने के डर से झूठ बोलते हुए कहा, तमाशा होगा? फिर तो हम भी चलेंगे ना? क्या कहा? क्या इस तमाशे में आप मुझे नहीं ले चलेंगे? ले चलेंगे। अब जाओ जाकर खेलो। कहाँ खेलूं? बाजार में आप मुझे जाने नहीं देते। मामा मुझसे खेलते नहीं। मेरा सहपाठी भी तो आजकल यहाँ नहीं आता। अब आप ही बताएं, मैं खेलूं तो किससे खेलूं? शाम के वक्त तमाशा देखने तो जरूर चलेंगे ना? किसी जवाब का इंतजार किए बगैर खालिद कमरे से बाहर चला गया और अलग अलग कमरों में आवारा फिरता हुआ अपने वालिद की बैठक में पहुंचा, जिसकी खिड़कियां बाजार की तरफ खुलती थीं। खिड़की के करीब जाकर वह बाजार की तरफ देखने लगा तो क्या देखता है कि बाजार में दुकानें बंद हैं, मगर आना जाना जारी है। लोग जलसे में शामिल होने के लिए जा रहे थे। वह सख्त हैरान था कि दुकानें क्यों बंद रहती हैं। इस मसले के हल के लिए उसने अपने नन्हे दिमाग पर बहुत जोर दिया, मगर कोई नतीजा न निकाल सका। बहुत सोच विचार करने के बाद उसने सोचा कि लोगों ने यह तमाशा देखने की खातिर, जिसके इश्तिहार जहाज बांट रहे थे, दुकानें बंद कर रखी हैं। अब उसने ख्याल किया कि यह वह कोई निहायत ही दिलचस्प तमाशा होगा जिसके लिए तमाम बाजार बंद हैं। इस ख्याल ने खालिद को बहुत बेचैन कर दिया और वह उस वक्त का बेकरारी से इंतजार करने लगा जब अब्बा उसे तमाशा दिखाने ले चलेंगे। वक्त गुजरता गया। वह खूनी घड़ी करीब तर आती गई। तीसरे पहर का वक्त था। खालिद, उसका बाप और माँ सहन में चुप बैठे एक दूसरे की तरफ खामोश निगाहों से ताक रहे थे। हवा सिसकियां भरती हुई चल रही थी। तड़तड़ की आवाज सुनते ही खालिद के बाप के चेहरे का रंग कागज की तरह सफेद हो गया। जबान से मुश्किल से इतना ही कह सका, गोली। खालिद की माँ भयातिरेक से एक भी शब्द मुंह से ना निकाल सकी। गोली का नाम सुनते ही ऐसा मालूम हुआ जैसे उसकी छाती में गोली उतर रही है। खालिद इस आवाज को सुनते ही अपनी वालिद की अंगुली पकड़कर कहने लगा, अब्बा जी, चलो चलें, तमाशा तो शुरू हो गया है। कौन सा तमाशा? खालिद के बाप ने अपने खौफ को छिपाते हुए कहा। वही तमाशा जिसके इश्तिहार आज सुबह जहाज बांट रहे थे। खेल शुरू हो गया है, तभी तो इतने पटाखों की आवाज सुनाई दे रही है। अभी बहुत वक्त बाकी है, तुम शोर मत करो, अब जाओ मामा के पास जाकर खेलो। खालिद यह सुनते ही बावर्ची खाने की तरफ रवाना हो गया, मगर वहां मामा को न पाकर अपने वालिद की बैठक में जाकर खिड़की से बाजार की तरफ देखने लगा। बाजार आम दो रफ्त बंद हो जाने की वजह से साए साए कर रहा था। दूर फासले से कुत्तों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थीं। कुछ क्षणों के बाद इन चीखों में इंसानों की दर्दनाक आवाजें शामिल हो गईं। खालिद किसी को कराहते सुनकर बहुत हैरान हुआ। अभी वह इस आवाज की जुस्तजू के लिए कोशिश ही कर रहा था कि चौक में उसे एक लड़का दिखाई दिया, जो चीखता चिल्लाता भागता चला आ रहा था। खालिद के कमरे के ठीक सामने वह लड़का लड़खड़ा कर गिरा और गिरते ही बेहोश हो गया। उसकी पिंडली पर गहरा जख्म था, जिससे फव्वारों की तरह खून निकल रहा था। यह दृश्य देखकर खालिद बहुत खौफजदा हुआ। भागकर अपने वालिद के पास आया और कहने लगा, अब्बा अब्बा, बाजार में एक लड़का गिरा पड़ा है, उसकी टांग से बहुत खून निकल रहा है।
خالد کا باپ یہ سنتے ہی کھڑکی کی طرف گیا اور دیکھا کہ واقعی ایک نوجوان بازار میں اوندھے منہ پڑا ہے۔ بادشاہ کے خوف کے کارن کسی میں اتنا ساہس نہیں تھا کہ اس لڑکے کو سڑک پر سے اٹھا کر سامنے والی دکان کے پٹے پر لٹا دے۔ ابا، اس لڑکے کو کسی نے پیٹا ہے؟ خالد کا باپ ہاں میں سر ہلاتا کمرے کے باہر چلا گیا۔ اب خالد کمرے میں اکیلا رہ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اس لڑکے کو اتنے بڑے زخم سے کتنی تکلیف ہوئی ہوگی، جبکہ ایک دفعہ اسے چاقو چبھنے سے ہی تمام رات نیند نہیں آئی تھی۔ اس کا باپ اور اس کی ماں تمام رات اس کے سرہانے بیٹھے رہے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی اسے ایسا معلوم ہونے لگا کہ جیسے وہ زخم خود اس کی پنڈلی میں ہے اور اس میں بہت تیز درد ہے۔ وہ ایک دم رونے لگا۔ خالد کے رونے کی آواز سن کر اس کی ماں دوڑی دوڑی آئی اور اس کو گود میں لے کر پوچھنے لگی، میرے بچے رو کیوں رہے ہو؟ امی، اسے کسی نے مارا ہے، شرارت کی ہوگی اس نے، مگر اسکول میں تو اس چھڑی سے سزا دیتے ہیں، لہو تو نہیں نکالتے۔ چھڑی زور سے لگ گئی ہوگی، تو پھر کیوں اس لڑکے کو اس قدر مارا ہے؟ ایک روز جب ماسٹر صاحب نے میرے کان کھینچ کر سرخ کر دیے تو ابا جی نے ہیڈ ماسٹر کے پاس شکایت کی تھی نا۔ اس لڑکے کا ماسٹر بہت بڑا آدمی ہے، اللہ میاں سے بھی بڑا۔ نہیں، ان سے چھوٹا ہے۔ تو پھر وہ اللہ میاں کے پاس شکایت کرے گا؟ اب دیر ہو گئی ہے، چلو سوئیں۔ اللہ میاں، میں دعا کرتا ہوں کہ تو اس ماسٹر کو جس نے اس لڑکے کو پیٹا ہے اچھی طرح سزا دے اور اس چھڑی کو چھین لے جس سے اس کے استعمال سے خون نکل آتا ہے۔ میں نے پہاڑے یاد نہیں کیے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہی چھڑی میرے استاد کے ہاتھ نہ آ جائے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو پھر میں بھی تم سے نہیں بولوں گا۔ سوتے وقت خالد دل میں دعا مانگ رہا تھا۔